अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम अमेरिकन पोइट वॉल्ट व्हिटमैन की फेमस पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के 6th सेक्शन की लाइन बाय लाइन एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, समरी, लिटरेरी डिवाइसेस और सिंबलिज्म को कवर करेंगे। पोम की इनिशियल लाइन में पोइट वॉल्ट व्हिटमैन लिटरेरी डिवाइस रेहिटोरिक क्वेश्चन को यूज करता है। अ चाइल्ड सेड, व्हाट इज द ग्रास, फेचिंग इट टू मी विद फुल हैंड्स। इस सेक्शन की फर्स्ट लाइन का सरफेस मीनिंग ये है कि एक बच्चा पोइट वॉल्ट व्हिटमैन के पास आता है जिसके हाथ में घास भरी हुई होती है और वो वॉल्ट व्हिटमैन से ये पूछता है कि घास क्या होती है। अगर इसी लाइन के डीपर मीनिंग को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर वर्ड ग्रास डेथ को सिंबलाइज करता है। और क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं और उन्हें किसी भी बात के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, मगर इसी के साथ साथ उन्हें नए फैक्ट्स को जानने के लिए बहुत ज्यादा तजस्सुस भी होता है, इसीलिए वो बच्चा वॉल्ट व्हिटमैन के पास आकर ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है कि ग्रास यानी कि डेथ किसे कहते हैं। आगे पोइट ये सोचना शुरू कर देता है, हाउ कुड आई आंसर द चाइल्ड, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज एनी मोर देन ही। पोइट इस क्वेश्चन को सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे ये समझ नहीं आती कि वो बच्चे के इस सवाल का क्या जवाब दे, क्योंकि वो ग्रास के बारे में उतनी ही नॉलेज रखता है जितनी नॉलेज उस छोटे बच्चे को है। वो ग्रास के बारे में सिर्फ यही जानता है कि ये जमीन के ऊपर उगती है और इसका कलर ग्रीन होता है। और अगर ग्रास को डेथ के सेंस में लिया जाए तो पोइट डेथ के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि डेथ के बारे में उन लोगों को नॉलेज होता है जो खुद इसे पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, मगर क्योंकि उन्हें जमीन के नीचे दफन किया जा चुका होता है, इसी वजह से वो अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते। पोम की फर्स्ट लाइन में डेथ के थीम को प्रोमिनेंट किया गया है। सेकेंड लाइन में अगेन लिटरेरी डिवाइस रेहिटोरी क्वेश्चन को यूज किया गया है जो कि पोइट की कंफ्यूजन को सिंबलाइज करता है। पोइट इस सवाल को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और आगे वो अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं। आई गेस इट मस्ट बी द फ्लैग ऑफ माई डिस्पोजिशन आउट ऑफ होपफुल ग्रीन स्टफ वुवन। पोइट ये कहना चाहता है कि जैसे हर फ्लैग अपनी कंट्री को सिंबलाइज करता है, वैसे ही ये ग्रास नेचर को सिंबलाइज करती है, यानी कि ग्रास भी नेचर का ही एक पार्ट है और इसे नेचर का फ्लैग कंसीडर किया जाता है। पोइट ये कहना चाहते हैं कि शायद ये घास मेरे मिजाज को सिंबलाइज करती है, यानी कि इस घास की तरह मेरा मिजाज भी हरा भरा है। यहाँ पर नेचर की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस के थीम को हाईलाइट किया गया है। इस लाइन में घास के लिए होपफुल ग्रीन स्टफ वुवन का वर्ड भी यूज किया गया है, यानी कि ग्रास होप को भी सिंबलाइज करती है। और आई गेस इट इज द हैंडकरचीफ ऑफ द लॉर्ड। पोइट आगे ये अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है कि ये घास खुदा का रुमाल हो सकता है कि ये खुदा की तरफ से कोई नेमत हो जिससे इसकी कदर और कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। अ सेंटेड गिफ्ट एंड रिमेम्बरेंसर डिजाइनेडली ड्रॉप्ड। हो सकता है कि खुदा ने इसे हमारे लिए एक खुशबूदार तोहफा समझकर आसमान से जमीन पर गिराया हो। पोम की इन लाइंस में पोइट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड के थीम को हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर वर्ड हैंडकरचीफ गॉड की ब्लेसिंग्स को सिंबलाइज करता है। पोइट ये कहना चाहता है कि खुदा आसमान से इंसानों को वो सारी नेमतें अता करता है ताकि वो याद रख सके कि खुदा ही इस सारी कायनात का मालिक है। बियरिंग द ऑनर्स नेम समवे इन द कॉर्नर्स दैट वी मे सी एंड रिमार्क एंड से हुज। पोइट ये कहता है कि जब भी हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन रेज होना शुरू हो जाता है कि इसका ऑनर यानी कि मालिक कौन होगा। सिमिलरली जब पोइट नेचर को कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो उनके माइंड में ये रिकॉल होना शुरू हो जाता है कि इन सारी चीज़ों का मालिक खुदा है। यहाँ पर नेचर भी गॉड के गिफ्ट और ब्लेसिंग को सिम्बलाइज करती है। इस लाइन में अगेन पोइट रीडर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए लिटरेरी डिवाइस रेहिटोरी क्वेश्चन को यूज करते हैं। इस सेक्शन में अगेन आई और मी को बार बार रिपीट किया जाता है जिससे इस पोम को एक पर्सनल टच मिलता है। और आगे पोइट ये कहते हैं, और आई गेस द ग्रास इज इटसेल्फ अ चाइल्ड, द प्रोड्यूस्ड बेब ऑफ द वेजिटेशन। यहाँ पर वर्ड ग्रास इनोसेंस, न्यू अराइवल और बिगनिंग ऑफ लाइफ को भी सिंबलाइज करता है। और इसीलिए पोइट ये कहते हैं कि मुझे ये भी अंदाजा होता है कि शायद ग्रास एक बच्चा है। इस आइडिया की सेंस ये है कि ग्रास जमीन के नीचे से उगना शुरू होती है। ग्रास उस मिट्टी के नीचे से निकलती है जहाँ पर हम अपने अजीजों अकारब, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को दफनाते हैं। यहाँ पर ग्रास न्यू लाइफ और डेथ दोनों को रिप्रेजेंट करती है। कॉमन बिलीव या लोगों का मेन नोशन या आइडिया ये है कि डेथ होने के बाद एक इंसान और उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, मगर पोइट यहाँ पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि डेथ होने के बाद इंसान का वजूद खत्म नहीं होता, बल्कि वो तो अपनी अब्दी मंजिल की तरफ सफर करना शुरू कर देता है। और ये वो सफर है जो कभी भी नहीं रुकता, हमेशा जारी रहता है। लाइफ का ये साइकिल है कि किसी ओल्ड की डेथ होने के बाद किसी न्यू की बर्थ होती है। पोइट इसी आइडिया को फेवर देते हुए ये कहता है कि ग्रास इसी वेजिटेशन का पार्ट है और वेजिटेशन अगेन ग्रीन यानी कि होप को सिंबलाइज करता है। और पोइट आगे फिर एज्यूम करते हुए ये कहते हैं, और आई गेस इट इज अ यूनिफॉर्म हाइरोग्लाइफिक।
हायरोग्लाइफिक इजिप्शियन लैंग्वेज में यूज होने वाले राइटिंग स्टाइल को कहा जाता है। वो ये सोचते हैं कि शायद ये एक करेक्ट फॉर्म या मैनर में यूज होने वाली इजिप्शियन फ्रेज है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए द गॉड्स वर्ड्स कहा जाता है। एंड गॉड सिंबलाइजेज द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन दिस यूनिवर्स एंड वर्ल्ड। तो इस तरह यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स के थीम को भी प्रोमिनेंट किया गया है। और इन दोनों लाइन्स में लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा को यूज किया गया है, क्योंकि इन दोनों लाइन्स की बिगनिंग और आइडियस वर्ड से की जाती है। एंड इट मीन्स स्प्रोटिंग अलाइक इन ब्रॉड जोन्स एंड नैरो जोन्स। यहाँ पर पोइट ग्रास को भी इक्वलिटी के सेंस में यूज करता है। पोइट ये बिलीव करता है कि लैंड पर जहाँ पर भी ग्रास ग्रो होती है वो इक्वली ही ग्रो करती है, चाहे वो जमीन का कितना ही बड़ा या छोटा हिस्सा क्यों ना हो, मगर वहाँ पर ग्रास इक्वल लेंथ में ही ग्रो करती है, ग्रोइंग अमंग ब्लैक फॉक्स एज अमंग व्हाइट। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्ट विटमैन अमेरिका की लैंड से बिलोंग करते थे, और इसके साथ साथ ये पोम भी उन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स के लिए लिखी थी। और उस टाइम पीरियड में अमेरिका में रेसिज्म एक बहुत ही प्रोमिनेंट इशू था, जिसे हम ऑलरेडी एक अमेरिकन पोइटस और नॉवलिस्ट टोनी मॉरिसन के नॉवल बिलविड में डिस्कस कर चुके हैं कि वाइट यानी कि नेटिव अमेरिकन्स को सुपीरियर जबकि ब्लैक अफ्रीकन्स को इन्फीरियर कंसीडर किया जाता था। मगर पोइट वॉल्ट विटमैन दुनिया में इक्वलिटी लाने की कोशिश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो ग्रास चाहे किसी ब्लैक अफ्रीकन की लैंड पर ग्रो कर रही हो या फिर किसी वाइट अमेरिकन की, मगर वो ग्रास इक्वल लेंथ के साथ ही दोनों लैंड्स पर ग्रो करती है। पोइट यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फ्रेज को यूज करते हैं जिसको आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन बिलीव्स दैट एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी कि जितनी ज्यादा मेहनत तुम अपनी लैंड पर करोगे तुम्हें उतना अच्छा फल भी मिलेगा। कानुक टुकायो कांग्रेसमैन कुफ आई गिव देम द सेम आई रिसीव देम द सेम। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पोइट वॉल्ट विटमैन इक्वालिटी पर बिलीव करते हैं, और उनका ये कहना है कि अगर उनसे मिलने कोई इंसान आए तो वो किसी भी कास्ट या कंट्री से बिलोंग करता हो वो उसे इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो जितनी भी बड़ी प्लेस या कंट्री से क्यों ना आए हों। मैं लोगों के दरमियान फर्क यानी कि भेदभाव नहीं रखता। सामने वाला इंसान चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो या फिर कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर मैंने उनके साथ गिफ्ट्स को एक्सचेंज करना है तो मैं हमेशा उनके दरमियान इक्वलिटी रखता हूँ, यानी कि वो लोग जिस भी जगह से बिलोंग करते हों मुझे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर यहाँ डेथ के मीनिंग को प्रेजेंट किया जाए तो पोइट ये कहते हैं कि जैसी मौत मुझे आनी है वैसी ही मौत उन्हें भी आएगी। वॉल्ट विटमैन रीडर्स को भी यही सजेस्ट करता है कि वो सोसाइटी के डिफरेंट सिचुएशंस में सब लोगों के साथ इक्वली ट्रीट करें। एंड नाउ इट सीम्स टू मी द ब्यूटीफुल अनकट हेयर ऑफ ग्रेव्स। यहाँ पर पोइट ग्रास को ब्यूटीफुल अनकट हेयर ऑफ ग्रेव्स कंसीडर करता है जो कि डेड सोइल से ग्रो करती है। पोइट ये कहता है कि जब भी किसी लाश को कब्र में लटाया जाता है तो उसके बाद उसके बाल नहीं काटे जाते और इसी के ऊपर ये घास उगती है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये घास कब्र में लेटे हुए उसी मुर्दा इंसान के खूबसूरत बाल हैं जिन्हें उसके मरने के बाद काटा नहीं जाता और वैसे ही छोड़ दिया जाता है। टेंडरली विल आई यूज यू कर्लिंग ग्रास। टेंडरली नरमी को कहते हैं, और पोइट यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस या पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करता है जिसमें वो इस घास को यूज कर सकता है। पोइट यहाँ पर यह बताने की कोशिश करता है कि ये घास कहाँ से ओरिजिनेट होती है। पोइट आगे ये कहता है, इट मे बी यू ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ यंग मैन, इट मे बी इफ आई हैड नोन देम आई वुड हैव लव्ड देम। हो सकता है कि ये बाल किसी यंग मैन की कब्र में से उसकी ब्रेस्ट से आए हों, और अगर मैं उनको जानता होता तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता क्योंकि मुझे उनके बाल भी बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। पोइट ये इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि जिस इंसान के बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं वो खुद कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। इट मे बी यू आर फ्रॉम ओल्ड पीपल और फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टेकन सून आउट ऑफ देयर मदर्स लैप। और हो सकता है कि ये बाल किसी बूढ़े आदमी के हों या फिर उस बच्चे के जो कि अपनी माँ की गोद से जन्म लेने के कुछ देर बाद ही वफात पा गया और तुम्हें तुम्हारी माँ की गोद से छीनकर हमेशा के लिए कब्र में लिटा दिया गया। इन लाइंस में लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा को यूज किया गया है क्योंकि इन लाइंस की बिगनिंग इट मे बी वर्ड से की जाती है। एंड हेयर यू आर द मदर्स लैप्स। यहाँ पर मदर्स लैप उस चिल्ड्रन की डेथ और ग्रेव को सिंबलाइज करती है। पोइट इस चिल्ड्रन को बताता है कि तुम्हें हमेशा के लिए इसी कब्र में रहना पड़ेगा। दिस ग्रास इज वेरी डार्क टू बी फ्रॉम द वाइट हेड्स ऑफ ओल्ड मदर्स। पोइट इस ग्राफ के कलर को डिफरेंट एज ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों के हेयर कलर से कंपेयर करते हैं। पोइट ये कहते हैं कि ये बाल किसी बुरी माँ के नहीं हो सकते क्योंकि उम्र गुजरने के साथ साथ उनके बाल सफेद हो जाते हैं, मगर इस ग्रास का कलर उनके हेयर कलर से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डार्क है।
डार्कर देन द कलरलेस बियर्ड्स ऑफ ओल्ड मैन। फिर पोइट उस ग्रास के कलर को एक ओल्ड मैन की बियर्ड के साथ कंपेयर करता है जो कि कलरलेस हो चुकी है, और पोइट ये ऑब्जर्व करता है कि उसकी दाढ़ी वक्त गुजरने के साथ साथ अपना रंग छोड़ चुकी है, इसीलिए उस बुरे आदमी की दाढ़ी का रंग भी ग्रास के कलर के साथ मैच नहीं करता। डार्क टू कम फ्रॉम अंडर द फेंट रेड रूफ्स ऑफ माउथ्स। पोइट ये कहता है कि एक इंसान के मुंह से भी ये घास नहीं निकल सकती क्योंकि वो अपनी जुबान से अजीबोगरीब बातें करता है, और अगर उसके माउथ के कलर को ऑब्जर्व किया जाए तो वो भी रेड होता है जिसमें अपर और लोअर रूफ होती है। यहाँ पर वर्ड डार्क को बार बार रिपीट किया गया है। ओ आई परसीव आफ्टर ऑल so many uttering tongues, and I perceive they do not come from the roofs of mouths फॉर नथिंग। पोइट ये बताता है कि मुझे अब रियलाइज हुआ है कि कब्र में जो लोग आपस में बातें करते हैं उनकी अच्छी बातों से ही ये घास बाहर निकली है। ये घास कभी भी किसी जिंदा इंसान के मुंह से नहीं निकल सकती, क्योंकि जिंदा रहते हुए हर इंसान दूसरों की चुगलियां और बहुत सारे बुरे अमाल करता है। उस वक्त उसे मौत का कोई भी डर नहीं रहता, मगर मरने के बाद हर इंसान का अब्दी सफर शुरू हो जाता है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ इन्हीं मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं। पोइट आगे अपनी विश या डिजायर को रीडर्स के सामने प्रेजेंट करता है। I wish I could translate the hints about the dead young man and woman। पोइट ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं उन मरे हुए नौजवान आदमी और औरतों की बातें सुन पाता, या फिर मुझे ये हिंट मिल पाता कि वो यंग मैन और वुमन कौन है। एंड द हिंट्स अबाउट ओल्ड मैन एंड ब्रदर्स एंड द ऑफस्प्रिंग टेकन सून आउट ऑफ देयर लैप्स। पोइट ये भी जानने की कोशिश करता है कि कब्रों में लेटे हुए वो ओल्ड मैन और मदर्स कौन हैं। वो ऐसी कौन सी मदर्स हैं जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद प्रेगनेंसी की तकलीफ से मौत को गले लगा लेती हैं, और इसके अलावा वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें उनकी माँ की गोद से छीनकर कब्र में लेटा दिया गया। What do you think has become of the young and old man? यहाँ पर पोइट रेटोरिक क्वेश्चन को यूज करते हुए रीडर से ये पूछना शुरू कर देता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि जवान और बुरे आदमियों के साथ मौत के बाद क्या हुआ। मगर पोइट भी ये बात अच्छे से जानता है कि इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि किसी ने भी डेथ को पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, और जो डेथ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो इस सवाल का जवाब देने के लिए वापस नहीं आए। एंड व्हाट डू यू थिंक हैज बिकम ऑफ द वुमन एंड चिल्ड्रन? अगेन रेटोरिक क्वेश्चन को यूज करते हुए ये पूछा जाता है कि उन मरी हुई औरतों और बच्चों का क्या बना। दे आर अलाइव एंड वेल समवेयर, द स्मॉलेस्ट सपोर्ट शोज देयर इज रियली नो डेथ। पोइट हमारे डेथ के बारे में ओल्ड नोशन को डिस्कार्ड करते हुए ये कहते हैं कि डेथ के बाद किसी भी इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती, जबकि मरने के बाद हर इंसान को एक न्यू आइडेंटिफिकेशन मिलती है। पोइट ये कहता है कि मरने के बाद वो सारी औरतें, मर्द, बूढ़े और बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। पोइट यहाँ पर यह कंसीडर करता है कि वो दुनिया की मुश्किलात से छुटकारा हासिल करके जन्नत में बहुत ज्यादा खुश होंगे, और रीडर्स के सामने इस रियलिटी को भी एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं कि जमीन पर उगी हुई वो घास जिसे तुम डेथ समझते हो वह असल में डेथ नहीं है। डेथ तो अराइवल और बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ को सिंबलाइज करती है। एंड इफ एवर देयर वाज इट लेड फॉरवर्ड लाइफ एंड डज नॉट वेट एट द एंड टू अरेस्ट इट। और डेथ तो सिर्फ अगली जिंदगी में जाने का एक इनिशियल स्टेप होता है, और डेथ वो बिटर रियलिटी है जिसे कोई भी इंसान एस्केप हासिल नहीं कर सकता। एंड सीज्ड द मोमेंट लाइफ अपीयर्ड। पोइट ये कहता है कि दूसरे लोगों को तो उसकी जिंदगी रुकती हुई दिखाई देती है, मगर मौत के बाद आने वाली जिंदगी को वो देख नहीं पाते। यहाँ पर अगेन लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा को यूज किया गया है, क्योंकि दोनों लाइंस की बिगनिंग वर्ड एंड से की जाती है। ऑल गोज ऑनवर्ड एंड आउटवर्ड, नथिंग कोलैप्सेस। यहाँ पर पोइट इस वर्ल्ड के सेल्फिशनेस के आइडिया को प्रेजेंट करते हैं। पोइट ये कहता है कि इस वर्ल्ड से बिलोंग करने वाला चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट पर्सन क्यों ना मर जाए, मगर उसके मरने से इस दुनिया का कोई भी काम नहीं रुकता। एंड टू डाई इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एनीवन सपोज्ड एंड लकीयर। पोइट ये बिलीव करता है कि हमेशा हमें डेथ के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, जिसकी वजह से हम डेथ से डरते रहते हैं। डेथ तो पेनफुल लाइफ को गुजारने के बाद एक खूबसूरत सफर का नाम है, और पोइट यहाँ पर जिस डेथ की बात करते हैं वो हमारे डेथ के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पर हमारी वर्ड डेथ से रिलेटेड सारी एक्सपेक्टेशंस और सपोजिशंस खत्म हो जाती हैं। और पोइट वॉल्ट व्हिटमैन मरे हुए इंसानों को जिंदा इंसानों से ज्यादा लकीयर कंसीडर करता है। इस पोम में यूज होने वाले मेजर थीम्स में डेथ, नेचर, इक्वालिटी, ग्रेव, होप, बिगनिंग एंड अराइवल ऑफ न्यू लाइफ और रियलिटी ऑफ डेथ को शामिल किया गया है। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस पोम में सबसे ज्यादा लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा को यूज किया गया है। इस सेक्शन में लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ बहुत सारी सिंबलिज्म और इमेजरी को भी यूज किया गया है, जिसे हम पोम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने वॉल्ट व्हिटमैन की पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक
अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।